हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में कब बेल मिलती है, यानी अजमानती अपराध की दशा में कब अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जा सकता है। दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 437 में अजमानती अपराध में कब जमानत मिलेगी, इसके बारे में बताया गया। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही आसानी से समझेंगे। दोस्तों, आप लोग जुड़े रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर करना, कमेंट करना। और दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जमानती अपराध में आपका अधिकार है जमानत लेने का, जो कि ऑलरेडी वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मैं फिर से बता दूं कि बेलेबल ऑफेंस में आपका राइट है कि आप पुलिस थाने से या कोर्ट से आसानी से जमानत ले सकते। नॉन बेलेबल ऑफेंस में कोर्ट के ऊपर डिसाइड होता है कि कोर्ट अगर चाहेगी तो आपको छोड़ सकती है और कोर्ट नहीं चाहेगी तो आपको नहीं छोड़ सकती है। लेकिन ऐसी कौन सी सर्कमस्टांस दी गई है जो कि आपका राइट बन जाता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल लेने का। तो दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं कि धारा 437 में कौन सी बातें बताई गई है। इसमें 7 ऐसे महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। हम एक एक करके सारी महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट 1 को, यानी पहला महत्वपूर्ण बात को समझते हैं। सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट, अगर कोई भी पुलिस वाला किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करके कोर्ट के समक्ष पेश करता है, या व्यक्ति खुद ही सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में खुद ही हाजिर हो जाता है, तो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट उसको जमानत पर छोड़ दे। लेकिन यहाँ पे शर्त भी दिया गया है कि अगर वह जो अपराध है वो मृत्युदंड से जुड़ा हुआ है या आजीवन कारावास से जुड़ा हुआ है तो उसको नहीं छोड़ा जाए, या 7 से अधिकतम किसी भी दंडित अपराध में वो पहले से दोषी सिद्ध हो चुका है, उसके ऊपर वो अपराध साबित हो चुका है कि यह 7 से अधिक किसी भी, जो 7 साल का भी अपराध में वो दंडित हो चुका है, 10 साल के भी अपराध में वो दंडित हो चुका है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। या 3 या 7 वर्ष तक के कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध में वह 2 बार कोर्ट के द्वारा दोषी साबित किया जा चुका है तो उस व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाए। लेकिन अगर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मृत्युदंड या जीवन कारावास या 7 से या 3 या 7 वर्ष से जो अपराध होता है, इसमें तो व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन अगर कोई 16 साल से कम का कोई बालक है, कोई बच्चे हैं, तो उनको पुलिस जब कोर्ट में समक्ष पेश करेगी तो मजिस्ट्रेट उसको छोड़ देगा। या कोई वृद्ध व्यक्ति को भी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, तो उसको भी छोड़ दिया जाएगा। या कोई भी महिला हो, किसी भी एज की महिला है, तो उसको भी मजिस्ट्रेट के समक्ष जब पेश किया जाएगा तो मजिस्ट्रेट उसको छोड़ देगा। साथ में मैं बता दूं, कोई विकलांग व्यक्ति भी है, जो निःशक्त व्यक्ति जो होते हैं, तो ऐसे भी व्यक्ति को जब पुलिस मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करती है या खुद को मजिस्ट्रेट के समक्ष जब हाजिर हो जाते हैं हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में, तो उनको मजिस्ट्रेट जमानत पर छोड़ देते हैं। दूसरी बात पे बढ़ते हैं। दूसरी बात एक आता है कि अगर पुलिस जांच कर रही है या उस केस का विचारण चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति को हमने जेल में रखा है, जो व्यक्ति निरुद्ध रखा गया है, उसके द्वारा यह अपराध नहीं किया गया, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है कि इस व्यक्ति ने यह अपराध किया है, तो उसको मजिस्ट्रेट के द्वारा बेल बॉन्ड लेकर उसको छोड़ दिया जाएगा। तीसरी बात ये बताई गई है, मान लीजिए कि अगर किसी भी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जा रहा है और वह जो जमानत है वह आईपीसी के 3 चैप्टर से डील करता है, अध्याय 6, अध्याय 16, अध्याय 17 के द्वारा। यानी भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 6, जिसमें राज्य के विरुद्ध अपराध के बारे में बताया गया है, अध्याय 16 जिसमें मानव शरीर के ऊपर घातक जो हमला होता है इसके बारे में बताया गया है, और अध्याय 17 जिसमें संपत्ति के विरुद्ध अपराध के बारे में बताया गया है। ऐसे कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति को छोड़ा जाता है तो उसके ऊपर कोर्ट कंडीशन लगाएगी, कुछ शर्तें लगाएगी, तब उसको छोड़ेगी। तो यह जो कंडीशन है कि वह बंधन पत्र की शर्तों की मानेगा, यानी जो बंधन पत्र यानी जो बेल बॉन्ड भरा जाता है उसमें ये बात बताया जाता है कि वो पुलिस जब भी उसको बुलाएगी तब भी वो हाजिर होगा, या कोर्ट में जब जब उसकी हाजिरी लगेगी तब तब वो हाजिर होगा। या दूसरी बात ये बताई गई है, चैप्टर 6, चैप्टर 16 या चैप्टर 70, जिस भी तरीके का अपराध में वह अभियुक्त बनाया गया वह अपराध दोबारा वैसा नहीं करेगा। दूसरी शर्त ये होती है। और तीसरी शर्त ये होती है कि जो अपराध उसने किया है और उसमें जो गवाह है, जो एविडेंस है या किसी भी तरीके का एविडेंस है, उसमें छेड़छाड़ नहीं करेगा, कोई प्रलोभन नहीं देगा,
कोई धमकी नहीं देगा। तो ये 3 कंडीशन मजिस्ट्रेट कोर्ट लगा सकती है। चौथी बातें बताई गई है कि जो मैंने पहली बातें बताया आपका और दूसरी बातें बताया, उसमें अगर किसी भी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जा रहा है तो वो मजिस्ट्रेट उन बातों को लेखबद्ध करेगा, यानी उस कंडीशन को लिखेगा कि उसको किस कंडीशन पे उसको जमानत मिल रही है। पांचवी बात जो है वह ये कहता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि चैप्टर 6 आईपीसी के या चैप्टर 16 या 70 के अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति को छोड़ा जाता है तो उसके ऊपर कंडीशन कुछ शर्तें लगाई जाती है। अगर वह व्यक्ति इन शर्तों को, इन कंडीशन को उल्लंघन करता है, अवहेलना करता है, तो फिर से वो कोर्ट व मजिस्ट्रेट आदेश जारी करेगा कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और उसको निरुद्ध किया जाए, उसको जेल में डाला जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है या अभियुक्त व्यक्ति है, उन दोनों के लिए मैं बता दूं कि अगर पीड़ित व्यक्ति को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर चैप्टर 6, चैप्टर 16 या 70 से जुड़ा हुआ अपराध है और जो कंडीशन जो कोर्ट उसके ऊपर लगाती है, अगर उस कंडीशन को अभियुक्त व्यक्ति नहीं मानता है तो वह दोबारा जेल में जा सकता है। या अभियुक्त व्यक्ति को भी यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो वह कंडीशन कोर्ट ने उसको दिया है, जो शर्तें लगाई है, तो उस शर्तों का पालन करे। अगर उस शर्तों का पालन नहीं करता है तो सीआरपीसी सेक्शन 437 के सब सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग उसको फिर से जेल हो सकता है। अगला छठी बात है, छठी पॉइंट को हम देखें तो ये कहता है कि कोई विचारण चल रहा है, यानी जब कोर्ट में जब ट्रायल चलता है उस टाइम कोई व्यक्ति जेल में, और जब वो जेल में है और विचारण चल रहा है उस क्रम में गवाहों की जब गवाही होती है और वह गवाही जो है 60 दिनों में पूरा नहीं होता है, 60 दिनों से अधिक लगता है, तो मजिस्ट्रेट उसको जमानत दे सकता है, यानी बेल बॉन्ड भरवा के उस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाता है। सातवीं पॉइंट एक आता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में, यानी अजमानतीय अपराध में जब ट्रायल पूरा हो जाता है या निर्णय सुनाने से पहले कोर्ट को ये लगता है कि अभियुक्त व्यक्ति के ऊपर कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं बनता है, ये जो सेक्शन लगाया गया है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग इस व्यक्ति के ऊपर सज़ा नहीं बनता है, तो उसको बेल बॉन्ड यानी जमानत पत्र भरवा के उसको जमानत पर छोड़। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का धारा 437 के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताई गई है सेशन कोर्ट को या हाई कोर्ट को, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट धारा 437 के अकॉर्डिंग ये कहता है कि अगर किसी भी नॉन बेलेबल अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जा रहा है तो ऐसे में निचली अदालतों को यानी सेशन कोर्ट को या हाई कोर्ट को कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ बिंदुओं को जरूर देखना चाहिए। यह जो केस था जेंदर सरस्वती बनाम तमिलनाडु राज्य का एक केस है, अभी 2005 का ये केस है। इसमें कुछ बिंदुएं सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया, कुछ कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट जब नॉन बेलेबल ऑफेंस में जब अभियुक्त व्यक्ति को जमानत देंगे तो इन बातों को, इन कंडीशन को जरूर ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले है अपराध की प्रकृति को देखेंगे, यानी ऑफेंस के जो नेचर होते हैं उसको जरूर ध्यान में रखेंगे कि यह जो ऑफेंस हुआ है इसका नेचर क्या है। अब मैं इसके बारे में बता दूं कि यह जो बातें बताया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई अपराधी व्यक्ति जब अपराध करता है तो अपराध की प्रकृति, उसकी नेचर से उस अपराधी व्यक्ति की मनोदशा के बारे में पता चलता है कि वह किस तरीके का माइंड व्यक्ति है। अगर उसके नेचर से लगता है कि ये बहुत ही खतरनाक किस्म का आदमी है तो वैसे व्यक्ति को समाज में से दूर रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो फिर से ऐसा दूसरा अपराध ना करे। तो इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अपराध की प्रकृति यानी ऑफेंस के नेचर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गाइडलाइंस दिया गया उसमें सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को यह बात बता दी गई कि अपराध की प्रकृति को जरूर देखें। दूसरी बात ये बताया गया कि साक्ष्य की प्रकृति को देखें, यानी एविडेंस की जो नेचर होती है उसको भी देखें कि जो एविडेंस जो दिख रहा है इस एविडेंस के नेचर के अकॉर्डिंग ये अपराध कितना बड़ा है। एविडेंस के अकॉर्डिंग ये अपराध बहुत बड़ा लगता है, खतरनाक किस्म का लगता है, तो ऐसे व्यक्ति को समाज से अलग रखना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि परिस्थितियों को भी देखना चाहिए कि किस परिस्थितियों के अकॉर्डिंग यह अभियुक्त व्यक्ति ने अपराध किया। बहुत सारे ऐसे केसों में देखा गया है कि अभियुक्त व्यक्ति जो होते हैं कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती है, उस परिस्थितियों की वजह से वो ऑफेंस कर बैठते हैं। तो इस बातों को भी
जमानत देते निचली अदालतों को देखना चाहिए कि किस परिस्थितियों की वजह से यह अपराध हुई है। इसके बाद अगली जो पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बताई गई, कोर्ट में हाजिरी को लेकर बताई गई। यानी जिस व्यक्ति को, जिस अभियुक्त व्यक्ति जमानत पर छोड़ा जा रहा है, वह व्यक्ति कोर्ट में हाजिरी होगा या नहीं होगा, इस बात का भी ध्यान रखना। इसके बाद अगली बात सुप्रीम कोर्ट ये कहता है गवाहों का धमकी या प्रलोभन के बारे में। यानी जो अभियुक्त व्यक्ति को छोड़ा जा रहा है वो किस तरीके का व्यक्ति है, कहीं वो गवाहों को धमकी तो नहीं देगा या वो कोई प्रलोभन तो नहीं देगा ऐसा गवाहों को जिससे केस में बाद में नुकसान हो। तो इस बातों को भी निचली अदालतों को ध्यान में रख। इसके बाद अगली बात ये बताया गया कि समाज के सुरक्षा के हित में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई भी ऐसा खतरनाक किस्म का आदमी है जो बहुत ही गंभीर किस्म का अपराध करता है, तो उसके माइंड से यह बात लगाया जा सकता है कि यह बहुत खतरनाक किस्म का व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को समाज से अलग रखना बहुत ज़रूरत हो। तो ऐसे व्यक्ति को जल्दी से जमानत नहीं देना चाहिए। दोस्तों अगला जो बात है सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि कोई भी कंडीशन, कोई ऐसी भी शर्तें देख सकता है निचली अदालत, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट, कोई अन्य बातों भी ध्यान में कर सकता है कि यह व्यक्ति किस तरीके का व्यक्ति है, ये कहीं इस स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में भाग जाता है या कहीं भारत छोड़ के कहीं भाग जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति पता चले कि वो जमानत ले और फ्लाइट पकड़ के वो देश से बाहर भाग जाता है, तो ये इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसी कंडीशन में मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं कि बहुत सारे ऐसे केसों में देखा जाता है कि जब सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट किसी व्यक्ति को नॉन बेलेबल ऑफेंस में जब उसको जमानत पर छोड़ते हैं तो उनकी पासपोर्ट जब्त कर ली जाती है। इसी वजह से उनकी पासपोर्ट जब्त की जाती है ताकि जब तक इस केस की ट्रायल नहीं पूरी हो जाती तब तक ये व्यक्ति भारत छोड़ के कहीं भागे ना। तो इस वजह से उस व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त की जाती है। तो दोस्तों अभी आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट को समझा, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को समझा कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में किस बातों को ध्यान रखना चाहिए निचली अदालतों को। तो दोस्तों अभी आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझा। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस में कब बेल मिलता है इसके बारे में समझने में आसानी हुई होगी। तो दोस्तों मैं फिर से नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा। जो वीडियो लेकर आने वाला हूँ उसमें एंटीसिपेटरी बिल के बारे में हम बहुत ही बारीकी से जानेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लॉ से जुड़े किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाओ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों आपको इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।